आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम धामी। पार्टी की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में शुरू हुई लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को होगी बैठक। हाईकोर्ट ने दिए नियुक्ति के आदेश। उत्तराखंड में डेंगू के मामलों में नहीं लग रही लगाम। पिछले 24 घंटे में आए 95 नए डेंगू के मरीज। देहरादून में 16, पौड़ी में डेंगू के सबसे ज्यादा 24 नए केस। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश का जारी येलो अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल जिलों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में शुरू हुई है लोकायुक्त की नियुक्ति। तैयारी लगातार जारी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को होगी बैठक। हाईकोर्ट ने दिए हैं नियुक्ति के आदेश, जिसके बाद से लगातार उत्तराखंड में तैयारियां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों को लोकपाल लोकायुक्त के गठन के लिए निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से लगातार तैयारियां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों को लोकपाल और लोकायुक्त के गठन के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से उत्तराखंड में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी में उत्तराखंड लगा हुआ है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें किस तरह से तैयारियां करनी है, क्या कुछ जो निर्देश आए हैं उन पर काम करना है, इसको लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के आदेश दिए थे, जिसके बाद से लगातार उत्तराखंड सरकार इस पर काम करती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को लोकपाल और लोकायुक्त के गठन के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि सभी राज्यों में लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया जाए, उसके बाद से उत्तराखंड भी अब तैयारी में है कि किस तरह से लोकपाल और लोकायुक्त के गठन का कार्य शुरू किया जाए। जी बिल्कुल सर, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लोकायुक्त की जो नियुक्ति है, इसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें खोजबीन कमेटी के एक सदस्य का नाम तय कर राज्यपाल को सिफारिश भी यहाँ पर की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सभी राज्यों को लोकपाल लोकायुक्त के गठन के निर्देश दिए थे। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2011 में BC खंडूड़ी सरकार में उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम को मंजूरी मिली थी, लेकिन इसके बाद 2014 में विजय बहुगुणा सरकार ने इसमें संशोधन कर विधानसभा से पारित कराया था। इसके बाद राजभवन की तरफ से इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन इसमें मंजूरी नहीं मिल पाई थी। वहीं अगर 2017 की बात की जाए तो त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी इसमें संशोधन जो है वो किए थे और फिर विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले कर दिया था। 2017 में ही समिति की सिफारिश सदन के प्रभुत्व पर रखी गई थी, लेकिन इस पर तब से अब तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो है धामी सरकार इसके बाद गठन के लिए आगे बढ़ रही है। जी तो विनय, कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट के निर्देश थे, लेकिन उसके बाद उतना ज्यादा जितना सक्रियता के साथ काम होना चाहिए था इस आदेश पर, उतना नहीं हो पाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और अब उत्तराखंड राज्य जो है लोकायुक्त और लोकपाल के गठन को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने 6 महीने का जो समय है वो यहाँ पर हाईकोर्ट से मांगा था, लेकिन उनको 3 महीने का ही समय जो है इस दौरान यहाँ पर दिया गया था। जिसके बाद 22 सितंबर को जो है CM आवास में ये बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें लोकपाल को लेकर के जो है यहाँ पर लोकायुक्त की या फिर बात की जाए तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त के गठन के बाद से कहीं ना कहीं एक बार भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। भ्रष्टाचारियों के अंदर एक डर कहीं ना कहीं सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लोकपाल की बात करें या फिर लोकायुक्त की बात करें तो जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार लगातार जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ती आई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी इस दौरान की है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है, अगर जो लोकायुक्त
पर जो है यहाँ पर फिर से सहमति बनती है, या फिर जो है लोकपाल की अगर बात करें इसको लेकर के जो है यहाँ पर सहमति बनती है, तो कहीं ना कहीं जितने भी भ्रष्टाचारी जो यहाँ पर हैं उत्तराखंड की अगर बात करें, तो उन पर जो है पूरी तरीके से लगाम लगाने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून में बढ़ते डेंगू को रोकने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम ने घरों या उसके आसपास के क्षेत्रों में लार्वा पाए जाने की स्थिति में अब 1 लाख रुपए के जुर्माने लगाने की तैयारी की है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते डेंगू के कारणों की जांच के दौरान ये पाया गया कि लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। खासतौर पर निजी संपत्ति और संस्थानों में पानी का जमाव देखने को मिला, जो कि डेंगू के पनपने का एक मुख्य कारण है, और इसी वजह से चालान की रकम को बढ़ाने का फैसला निगम ने लिया है। वहीं इस क्रम में अब तक कुल 5 लाख रुपए तक के चालान काटे जा चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, और हम लोग के सर्वेक्षण में और जो हम लोग ये इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं उसमें पाया जा रहा है कि प्राइवेट प्रतिष्ठानों में, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, लार्वा मिल रहा है। और लोग पूरी जानकारी भी दे चुके हैं कि ये आवश्यक हो गया है कि जो लोग जो है हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में निकल के आ रहे हैं, या लोग जो अपना व्यवस्था नहीं कर रहे, जिस कारण उनके घरों में तो बीमारी को दस्तक दी जा रही है, परंतु साथ ही साथ आसपास के लगते हुए एरियाज को भी विवेक तरीके से डेंजर जोन में लेके आया जा रहा है। तो उन पे चलानी कार्रवाई हम लोग अभी लगातार कर रहे हैं, और चलान भी हमने बढ़ा दिए। पीछे 5 से 6 दिनों में करीब 5 लाख के हम लोगों ने चलान भी किए हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी है। थराली विकासखंड के हरिनगर लेटान के ग्रामीणों ने पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम के नेतृत्व में तहसीलदार थराली के माध्यम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुराड़ पारथा मोटर मार्ग के 14 किलोमीटर से हरिनगर लेटान के लिए साल 2017 में 3.5 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसमें सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए 4.296 हेक्टेयर जमीन बमियाला के सुनिश्चित की गई थी, जिस पर वन विभाग ने एक बार आपत्ति लगाई। तो वहीं हरिनगर लेटान को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। जनप्रतिनिधियों को जब भी हम हर वर्ष में आते हैं, संबंधित विभाग का यही निराकरण रहता है कि हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। लेकिन सरासर हमें लगता है कि संबंधित विभाग की घोर लापरवाही है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा, और इसका सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है सर। क्योंकि अगर हमारी मांगें इस बार पूरी नहीं होती है तो हम समस्त ग्रामवासी एक भीषण जन आंदोलन थराली में कुछ ही 3 महीने के अंदर अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हरिनगर लेटाल जो है इस थराली विधानसभा का, थराली ब्लॉक का बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, और वहाँ की जो ग्रामीण है वो काफ़ी लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, और उनका सड़क का काफ़ी लंबे समय से चल रहा कार्य। लेकिन वहाँ पर जो है अभी लैंड का पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जिस तरह से उसको एक्सपर्टाइज करना था वो नहीं कर पा रहे हैं पीडब्ल्यूडी। इसीलिए इसके संबंध में हम तमाम को कुछ बहाना बना करके उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने तहसीलदार जी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया कि वो भी इस मामले में पैरवी करें और इस मामले को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में विधानसभा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी मोहर लगा दी है। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के समय पंचायतों में 33% की बात हो या उत्तराखंड बनने पर 50% से भी अधिक आरक्षण महिलाओं को दिया जाना हो। बीजेपी की सरकार ने हमेशा महिलाओं के हित में फैसले लिए हैं। सरकार आरक्षण बिल पर मोहर लगाई है, जिसके लिए महिलाएं और समस्त उत्तराखंड की जनता मोदी जी का आभार व्यक्त करती है।
पार्टी ने हमेशा बहनों को सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में पार्टी के नाते प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन आज जो लंबे समय से ये भी था कि भाई हमको लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण होना चाहिए, आज मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक दिन ये भी है कि कैबिनेट ने कल इस पे मोहर लगाई है कि ये बिल पास होगा। तो निश्चित तौर पर हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं पूरे प्रदेश की मातृशक्ति कि उन्होंने इस महिला आरक्षण पर विचार किया और लोकसभा में इस विधेयक को लाने का काम कर रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा भी पहुंचे और कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जन जन के नायक, भारत को परम वैभव की ओर ले जाने वाले युग पुरुष, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी सेवा पखवाड़ा के निमित्त आज जसपुर विधानसभा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। लगभग 50 से ऊपर यूनिट अब तक रक्तदान हो चुका है और मुझे लगता है कि लगभग इतना ही और रक्तदान यहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इसे लेकर महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। एसबीआई तिराहे से लेकर वीर कालू सिंह मेहरा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ ही सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया गया। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक गांव से गरीब परिवार से आई लड़की जो अपने माता पिता की देखभाल करना चाहती थी, उसकी इतनी बेदर्दी से इन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। तो इसमें सरकार क्या कर रही है? तब से 1 साल का समय गुजर गया है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिल रहा है और हम चाहते हैं कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र उनके परिवार की जो मांग है उसके हिसाब से उन्हें न्याय दिया जाए। जब खुद अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर दिया, अपने मुंह से बता दिया, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है, इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है, वो उसके हिसाब से भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जिला कांग्रेस चाह रही कि उनको अंकिता को न्याय मिले। जो उनके अंकिता के परिवार वालों ने रखा है कि उनको फांसी की सजा हो, तो उन्हें होनी चाहिए। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा गोचर में श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया। सरकार इस हत्याकांड में संलिप्त वीआईपी को बचाने में लगी है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। भंडारी हत्याकांड को 1 वर्ष पूरा हुआ है और आज हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालय, ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में हम कांग्रेस जनों ने उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आज कैंडल मार्च निकाला है। और हम लोगों की बहुत स्पष्ट मांग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार उस बेटी के साथ आज तक न्याय नहीं कर पाई है। हम एक मांग सीधा सा हमारा सरकार से आखिर वो वीआईपी कौन है, वो वीआईपी कौन है? सरकार क्यों उसको बचाना चाहती है? सरकार के नुमाइंदे क्यों उसको बचा रहे हैं? हम लोगों की मांग है कि यदि सरकार ये चाहती है कि उस बेटी के साथ न्याय हो तो एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और वो कमेटी उस हत्याकांड की और उस पूरे प्रकरण की जांच करे ताकि उस पहाड़ की बेटी को न्याय मिल सके। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी केस को पूरे 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी सरकार अंकिता को न्याय नहीं दे पाई।
सरकार इस कांड में लिप्त वीआईपी का नाम उजागर कब करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विभाग पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि पौड़ी जनपद के जिला कृषि अधिकारी को देहरादून ट्रांसफर किए जाने के बाद भी उन्हें पौड़ी से रिलीज नहीं किया गया। बढ़ते डेंगू के केसेस को सरकार की नाकामी का नतीजा बताया। बेटी अंकिता भंडारी, उसकी हत्या को 1 साल पूरा हुआ है। उसकी आज पुण्यतिथि है। पहली बरसी पर हम उसको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राज्य की सरकार से पूछना चाहते हैं कि उस वीवीआईपी का नाम का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा। जिस वीवीआईपी के बारे में अंकिता भंडारी की चैट में जिक्र है, वो लास्ट एविडेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है। उसके ऊपर आज तक सरकार ने काम क्यों नहीं किया? क्या सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है? हमारा आरोप है और ये लगता है कि निश्चित तौर पे जो वीवीआईपी है वो कहीं ना कहीं सरकार से, भाजपा से या आरएसएस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है। उसका नाम सामने आना चाहिए। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और एक बार फिर निशाना साधा और सवाल किया कि आखिर अंकिता को न्याय कब मिलेगा। 1 साल पूरा हो चुका है हत्याकांड को, लेकिन उसके बाद भी सरकार अंकिता को न्याय नहीं दिला पाई। प्रधानमंत्री मोदी का पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में पिथौरागढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अल्मोड़ा लोकसभा की एक रैली भारी बारिश के चलते स्थगित हो गई, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उनके आने पर इस विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। मुख्यमंत्री जी का एक टेंटेटिव कार्यक्रम आया है और उस दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं पिथौरागढ़ के अंदर मैं गया हूं और हमारी लोकसभा की जो सभा और रैली होनी थी वो वर्षा कारण हम लोग कर नहीं पाए। तो अभी हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया, अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी सीमांत जनपद में आ रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से भी सीमा लगी हुई है और तिब्बत बॉर्डर से भी सीमा लगी हुई है। तो ऐसे स्थान पर प्रधानमंत्री की भव्यतम रैली होगी और मानसखंड जो श्रृंखला बनी है उस मानसखंड श्रृंखला को भी बहुत बड़ा लाभ उनके आगमन से होगा। और जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री धाम का विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा जो है ओम पर्वत का भी वहाँ लाने की बड़ी संख्या में लोग यात्री वहाँ पहुँचे, धर्मावलंबी यात्री वहाँ पहुँचे। उस दृष्टि से बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी हमको देंगे, ऐसी हमको अपेक्षा है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का करीबी और उत्तराखंड का फरार इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को उत्तराखंड एसटीएफ ने चंपावत के बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। दीपक सिसोदिया मुंबई के खोजी पत्रकार जेडे की हत्या का दोषी है, जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा था, जो पैरोल पर छूटकर जेल से अपने घर हल्द्वानी आया था और वापस जेल जाने के बजाय फरार हो गया। जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार गैंगस्टर के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान दीपक सिसोदिया के चोरी छुपे नेपाल से हल्द्वानी आने जाने की सूचना एसटीएफ को मिली, जिसके बाद सीओ एसटीएफ सुमित पांडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पत्रकार की हत्या की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था कि छोटा राजन गैंग के द्वारा इसकी हत्या को कारित किया गया था। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पर को गिरफ्तार भी किया गया था। इनमें से एक दीपक सिसोदिया नाम का अभियुक्त था, जिसके द्वारा वेपन सप्लाई किए गए थे इस गैंग को, जो कि घटना में प्रयोग किए गए थे और उसको वहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था और ड्यूरिंग ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा हुई थी और ये अमरावती में इस सज़ा को काट रहा था। इसी बीच इसके द्वारा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था। ये मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी, लेकिन ये पैरोल का पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस नहीं गया और फरार हो गया था। तो उस संबंध में मुंबई पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो जो कि हल्द्वानी में ट्रांसफ़र हुआ था और हल्द्वानी पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 साल से क्योंकि फ़रार चल रहा था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारी एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंढने में और हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि ये नेपाल में छुपकर रह रहा है और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर भारत में आता है। तो उसी सूचना को डेवलप करते हुए हम नेपाल बॉर्डर पर बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसको हल्द्वानी थाने में दाखिल किया गया है। और ये काफ़ी नोटोरियस वो था, काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पे फरार चल रहा था, उम्र कैद की सज़ा इसको ऑलरेडी हो रखी थी।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन ने लक्सर में ट्रैक्टर महारैली का आयोजन किया और तहसील मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए तहसील प्रशासन और अन्य विभागों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। यूनियन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा और मांगे न माने जाने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। पत्र एक नोटिस दिया था, जैसे बिजली का है, बाढ़ का है, पुलिस का है और वन विभाग का है, मतलब ऐसे ही सारे मुद्दे यही थे। गन्ने का है, ये सारे मुद्दे थे। उन्हीं पर सब पर चर्चा हुई। उनके अधिकारी थे, एक अधिकारी था जो नहीं आया, उसके लिए भी कहा उन्होंने कल बुला लेंगे। कल बुला कर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद भी अगर कुछ नहीं निर्णय होता तो अगला कदम फिर उठाएंगे। हमें कौन सी या भीड़ में अंकल लेनी है या किराए पर ले रखी है, तो दिलो शायरी। लक्सर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने महारैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल हुए। ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाया। 10 सूत्री मांगों को लेकर अनेक विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे न माने जाने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।